हिंदू समाज को मोहन भागवत को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, गंभीरता से उस व्यक्ति को नहीं लेना चाहिए। मुझे लगता है कि उस व्यक्ति की कोई सीडी या कुछ इस तरह का कुछ एप्स्टीन टाइप का कुछ किसी ने रख लिया है, ब्लैकमेल करा के उनसे कुछ कुछ बुलवा रहे हैं। नरेंद्र मोदी से हिंदू क्षुब्ध हो गए थे, जिस तरह से काशी में उन्होंने मंदिरों का ध्वंस किया, इतना मंदिर तोड़े काशी में, औरंगजेब से ज्यादा मंदिर नरेंद्र मोदी ने अपनी सांसदी में तोड़ दिए काशी को क्योटो बनाने के चक्कर में। जो हमारे बहुजन समाज के भाई हैं, उनको ये समझना चाहिए कि जिहाद की जब आंधी आएगी ना, तो पहला टारगेट उन्हीं पे होगा और बचाएंगे उनको हम सभी मिलके। मैंने कहा ना कि वामपंथियों को मोदी के रूप में अपना नया आका मिल गया है और वामपंथी अपने एजेंडे को यूजीसी के माध्यम से पूरा कर रहे हैं। एससी एसटी एक्ट में सबसे अधिक फर्जी मुकदमे यादव बंधुओं पे होते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। यूजीसी को जो बिल आ रहा है उसको लेकर क्या सोच रहे हैं? देखिए, जितने सनातन धर्मावलंबी हैं सबको इस विषय पर प्रखरता के साथ सामने आना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि किसी को जाति सूचक शब्दों से उसको बुलाना चाहिए, ठीक है, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर किसी को चमार जाति के कोई हमारे भाई हैं, उनको कोई अगर चमरवा कह के संबोधित कर दिया तो उस पे मुकदमा हो गया, किसने जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया। बदले में क्या होता है, वो चमार जाति का जो बंधु है वो अगर पंडित उसको गाली दे तो वो भी अरे पंडितवा कह के प्रयोग करता है, तो उस पर भी तो मुकदमा होना चाहिए ना। उसने भी जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया पंडित के लिए। होता है पंडितों के साथ इस तरह का व्यवहार? बिल्कुल ऐसा होता ही है। ऐसा आप एक बात बताइए, खुलेआम जिन लोगों ने आखिर हमारे पूर्वजों ने, आपके पूर्वजों ने जमीन दी, पटना यूनिवर्सिटी का जितना जमीन है, ये बीएन कॉलेज से लेके पूरा पीएमसीएच हथुआ हॉस्टल तक जाइए, दरभंगा महाराज ने और सर गणेश दत्त जी ने दिया। वो किस जाति के थे? तो और उसी जाति के खिलाफ उन्हीं के कैंपस में आज नारे लग रहे हैं कि हम यहाँ से ब्राह्मणों को, भूमियारों को खदेड़ देंगे। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? आप खुलेआम जब ऑन कैमरा इस समाज को गाली दे रहे हैं, आप कहते हैं कि भूमियार बहुत दबंग जाती है, राजपूत बहुत दबंग जाती है ना, ब्राह्मण लोग हैं वो ब्राह्मणवाद चलाते हैं, ये सब दबंग जातियां हैं। तो आप जब इन जातियों को दबंग कहते हैं, अगर ये जातियां दबंग होती तो आप इन्हीं की जमीन पर खड़े होकर इनके कैंपस में इनको कैसे गाली दे देते? मतलब सहिष्णुता है ना हम लोगों के अंदर, सबके अंदर सहिष्णुता है। हिंदू समाज का भाव ही सहिष्णुता का है, तो हम सभी सहिष्णु हैं। और ये राजनेताओं द्वारा बीज बोया गया। भारत के राजनेताओं ने देखा कि अब हिंदूवादी उनसे दूर जा रहे हैं, हिंदू दूर जा रहे हैं उनसे। नरेंद्र मोदी से हिंदू क्षुब्ध हो गए थे, जिस तरह से काशी में उन्होंने मंदिरों का ध्वंस किया, इतना मंदिर तोड़े काशी में, औरंगजेब से ज्यादा मंदिर नरेंद्र मोदी ने अपनी सांसदी में तोड़ दिए काशी को क्योटो बनाने के चक्कर में। आप बताइए एक बात, 10,000 साल पुराना मंदिर तोड़ के आप कहेंगे कि हम इस पे नया एक मॉडल मंदिर तैयार करेंगे, तो विकास हुआ कि वो विनाश हुआ हमारा? तो मोदी के सांसदी में काशी का सत्यानाश हो गया, स्वयंभू मंदिरों को इन्होंने तोड़ के नष्ट कर दिया। हिंदूवादी इनसे खींच रहे थे, तो उन्होंने अब देखा कि हिंदूवादी जब खींच रहे हैं तो अब हिंदुओं को अगड़ा पिछड़ा में बांट दो, मंडल कमिंडल वाली राजनीति फिर से शुरू कर दो और उसको शुरू करके अपना उल्लू सीधा कर लो। आखिर हिंदू राष्ट्र का ख्वाब दिखा रहे थे, स्वर्ण समाज उनके साथ भी चल रहा था। देखिए, स्वर्ण समाज जो है, ऐसा नहीं है कि हिंदुत्व का मतलब सिर्फ सवर्ण ही होता है। हाँ, ये है कि सवर्ण जाति के लोग इसमें अधिक होते हैं हिंदूवादी विषयों पे, और ज़्यादा लोग इसमें रहते हैं, क्योंकि अभी ऐसा हुआ है कि जो हमारे दलित बंधु हैं, जो हमारे वंचित तबके के बंधु हैं, एससी एसटी कास्ट के जो हमारे बंधु हैं, उन पर ईसाई मिशनरियों का दृष्टि ज़्यादा होता है, ठीक है। और उनको चूंकि वहाँ अशिक्षा अधिक है, शिक्षा अभी भी नहीं पहुँच पाई है, बहुत स्थानों पर ये है, और इसके लिए बहुत सारे प्रावधान भी हैं। तो जो सवर्ण लोग हिंदूवाद कर रहे थे या हिंदुत्व को लेकर के आगे चल रहे थे कि नहीं हिंदू समाज, अब एक बात बताइए, छत्रपति शिवाजी महाराज, हम लोगों ने कभी उनकी जाति खोजने का प्रयत्न नहीं किया। संभाजी महाराज, बाजीराव पेशवा, ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी थे, वैश्य भी थे, शूद्र भी थे, सबने लड़ी है लड़ाइयाँ हिंदू समाज को बचाने के लिए। सबका बलिदान है इसमें, किसी एक का बलिदान नहीं। हम कह सकते हैं कि सिर्फ ब्राह्मणों ने ही बलिदान दिया, सिर्फ राजपूतों ने ही सर कटाए। भामा शाह जी ने भी तो अपना पूरा खजाना खोला था, तब जाकर के महाराणा प्रताप को हिम्मत, महाराणा प्रताप तो मन में संधि की योजना बना रहे थे, लेकिन भामा शाह जी ने, एक वैश्य ने आकर के एक क्षत्रिय को हिम्मत दी है, हमारा हिंदुत्व है। और हमारा देश इसी हिंदुत्व के सहारे चल रहा था। राजनेताओं ने देखा कि हिंदूवादी अब हमसे दूर जा रहे हैं, सारे विषयों पे गाय कटवा रहे हैं खुलेआम हमारे नेता तथाकथित हिंदू हृदय सम्राट। तो गाय कटवा करके और बीफ कंपनियों से चंदा भी ले रहे हैं ये लोग, 250-250 करोड़ का।
तो हिंदूवादी इनसे दूर जा रहे थे। इन्होंने सोचा अब हिंदुओं को 2 भाग में कर दो। इन्होंने अगला पिछड़ा मंडल का मंडल फिर से चालू कर दिया, यूजीसी एक्ट ला दिया। SC ST एक्ट क्या कम था, यूजीसी एक्ट इन्होंने लाया। कैंपसों में इन्होंने विष बो दिया। अब जो काम वामपंथी करते थे डफली बजा करके, ब्राह्मणवाद से आज़ादी और इन सब से आज़ादी, कश्मीर से आज़ादी, बंगाल से आज़ादी, अब उन वामपंथियों को अपना नया आका मोदी के रूप में मिल गया है। वामपंथियों का मोदी ने येन केन प्रकारेण वामपंथियों का ही तो एजेंडा पूरा किया। ये समाज को विभक्त करके और ब्राह्मणवाद को गाली। ब्राह्मणवाद क्या है? सनातन की नींव तो है ब्राह्मणवाद। ब्राह्मणवाद का मतलब दूसरे को प्रताड़ित करना नहीं होता है। ब्राह्मणवाद का मतलब होता है सिर, समाज का सिर, समाज को नेतृत्व देना, समाज को शिक्षा देना। ब्राह्मण का काम सत्ता धारण करना नहीं था, सत्ता को नेतृत्व देना था। सत्ता को में नारे लग रहे हैं ब्राह्मणवाद के खिलाफ, ठाकुरवाद के खिलाफ, हिंदू राष्ट्र के खिलाफ। यूजीसी के आड़ में आपको क्या लग रहा है? आपको देखिए, ये दुर्भाग्य है। भारत में जब जिहाद की आंधी आई थी ना, या भविष्य में भी जब भारत में इस्लाम के नाम पर जो चरमपंथी हैं जब हमसे लड़ने के लिए आएंगे, तो वो ब्राह्मण ठाकुर पूछ करके हमसे नहीं लड़ने आएंगे। दीपू चंद्र दास किस जाति का था जिसको जिंदा जला दिया गया बांग्लादेश में? वो किस जाति का था? यह अधिकांश। एक बात मैं आपको और कड़वी सच्चाई बताता हूँ। बिहार में शहाबुद्दीन नाम का एक बहुत बड़ा कुख्यात अपराधी हुआ। शहाबुद्दीन का मैंने बहुत बारीकी से देखा है। शहाबुद्दीन ने सवर्णों को बहुत कम नुकसान पहुंचाया था। और उन्होंने, जो शहाबुद्दीन था, उसने हिंदू के जो SC ST कास्ट की जातियां हैं या हमारे वैश्य समाज के जो बंधु हैं, उनको ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। क्योंकि उनको पता था कि जो लड़ने वाली जातियां हैं, जो समाज का निर्देश है, क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय से वो नहीं लड़ता था शहाबुद्दीन। उसने किसको मारा? जायसवाल जी के 3 बेटों को मार दिया उसने, है ना, तेजाब कांड कर दिया। क्यों मारता था? क्योंकि उसको पता था कि हम समाज के निचले तबके। उसने भी फूट डालो राज करो वाली नीति अपनाई ना सिवान में। उसने कहा कि हम फॉरवर्डों को नहीं छू रहे हैं, आपको हमसे क्या दिक्कत है? हम भूमियारों को नहीं मार रहे हैं, राजपूतों को नहीं मार रहे हैं, हमारे भाई हैं भूमियार राजपूत। रणवीर सेना को समर्थन भी कर दिया शहाबुद्दीन ने, और वामपंथियों के खिलाफ लड़ाई भी लड़ ली उसने। उसका अलतकिया था ये। तो हिंदू समाज में हमारे जो वंचित तबके के, जो हमारे बहुजन समाज के भाई हैं, उनको ये समझना चाहिए कि जिहाद की जब आंधी आएगी ना, तो पहला टारगेट उन्हीं पे होगा। और बचाएंगे उनको हम सभी मिलके। वो भी लड़ेंगे और हम भी लड़ेंगे उनके लिए। हम उनके लिए तो लड़ रहे हैं ना, उन्हीं के लिए तो लड़ रहे हैं। किसके लिए? तो सब साथ खड़े हो गए, सब साथ में। अभी रुचि तिवारी के साथ जिस तरह की घटना हुई दिल्ली में, देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हिंदू समाज या हिंदू विचारधारा को मानने वाला व्यक्ति नहीं कर रहा है। मैंने कहा ना कि वामपंथियों को मोदी के रूप में अपना नया आका मिल गया है। और वामपंथी अपने एजेंडे को यूजीसी के माध्यम से पूरा कर रहे हैं। वो रुचि तिवारी के साथ जो हुआ, वो करने वाले कौन थे? वामपंथी थे। सबके सब वामपंथी थे। तो वामपंथियों ने अपने एजेंडे को मोदी सरकार के नियमों का हवाला देकर के पूरा किया। मोदी समर्थक तो बटेंगे कटेंगे वाले नारे लगाते थे, तो आज जाति के नाम पे क्यों बट रही है? सरकार बांट रही है। देखिए, मोदी सरकार ने ना इस देश के अंदर जो स्थिति परिस्थिति उत्पन्न हुई, ठीक है, मोदी जी क्या है, 12 वर्ष हो गए। सीतामढ़ी में अमित शाह जी ने कहा था हम गौ हत्यारों को उल्टा टांग के सीधा कर देंगे। तो गौ हत्यारे आज पूरे वो में है, पूरे मूड में है देश में, और गौ हत्यारों का पूरा मनोबल हाई है। इन्होंने कहा था कि हम पूरे देश के अंदर जनसंख्या नियंत्रण कानून ला देंगे, हम रोहिंग्या को भगा देंगे, हम बांग्लादेशियों को भगा देंगे। आज गली गली में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घूम रहे हैं, है ना। हम लोगों को टारगेट कर रहे हैं। वो सामान बेचने के बहाने आए, केला बेचने के बहाने आए, सेब बेचने के बहाने आए, कपड़ा बेचने के बहाने आए। बांग्लादेशी तो घर घर घूम रहा है, गली गली घूम रहा है। इन लोगों से कुछ हुआ नहीं। अपने निकम्मेपन को ढकने के लिए इन लोगों ने समाज को तोड़ दिया। एक होते हिंदू समाज को इन्होंने तोड़ दिया। तो स्वर्ण समाज अभी भी भाजपा के साथ है या नाराजी रहेगा? देखिए भाई साहब, स्वर्ण समाज की तो मैं ठेकेदारी नहीं लूंगा, लेकिन अब चूंकि देखिए, ये एक कड़वी सच्चाई है कि आप भी किसी न किसी जाति से ही हैं, हम भी किसी न किसी जाति से ही हैं। हम कितने भी बड़े हिंदूवादी होने का दावा करें, अंत में तो हमारी कोई जाति होगी ना। हम तो किसी न किसी वर्ण से हैं, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कुछ न कुछ हो। तो मैं जिस वर्ण से आता हूँ, उस वर्ण के खिलाफ, मैं जिस जाति से आता हूँ, उस जाति के खिलाफ मोदी सरकार ने कानून ला दिया। तो हम हिंदू समाज के लिए जब लड़ रहे हैं, हिंदू समाज के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, तो हम अपने बच्चों के भविष्य के बारे में भी तो सोचेंगे। यूजीसी से हमारे बच्चों का भविष्य चौपट होगा। आप बताइए, SC ST एक्ट में, और ऐसा नहीं है कि ये इसमें फॉरवर्ड ज्यादा फंसते हैं, सवर्ण ज्यादा फंसते हैं। यादव भाई जो हमारे हैं,
SC/ST एक्ट में सबसे अधिक फर्जी मुकदमे यादव बंधुओं पे होता है। हमारे कई यादव मित्र हैं, कार्यकर्ता भी हैं, वो सब भी कहते हैं कि भैया SC/ST एक्ट में सबसे ज्यादा यादव फंसता है। अभी यादव तो समर्थन दे रहे हैं यूजीसी को कि कानून आना चाहिए। यादव नहीं समर्थन दे रहे, यादवों में जो सो कॉल्ड वामपंथ विचार के लोग हैं ना, या समाजवादी विचार के लोग हैं, फर्जी समाजवादी विचार के जो लोग हैं, वो कह रहे हैं कि ये आना चाहिए। ठीक है, यादव समाज को समर्थन नहीं, यादव समाज इसका समर्थन नहीं कर रहा है। यादव समाज सबसे ज्यादा पीड़ित है SC/ST एक्ट से। सबसे अधिक फर्जी मुकदमे यादव भाइयों पे होते हैं। कई यादव भाइयों ने मुझे यूनिवर्सिटियों में लगता है भेदभाव अभी भी होते हैं। यूनिवर्सिटियों को भेदभाव का नया अड्डा सरकारों ने बना दिया। ये सरकारों ने बनाया है इसको, भेदभाव का नया अड्डा। आप बताइए, पटना विश्वविद्यालय में कब लगता था ब्राह्मणवाद से आजादी का नारा? ये JNU में हम लोग सुनते थे कि JNU में लगता है। अब मोदी जी ने ऐसा शासन किया कि एक एक कॉलेज, BHU में ब्राह्मणवाद से। BHU किसकी जमीन पे है? काशी नरेश कौन थे? काशी नरेश भूमिहार जाति के थे। बनाने वाले कौन थे? मदन मोहन मालवीय ब्राह्मण जाति के थे। उन्होंने किसके लिए बनाया? काशी हिंदू विश्वविद्यालय। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब यहाँ से पढ़ के निकलेंगे। चारों वर्णों के कल्याण के लिए, समस्त हिंदू समाज के कल्याण के लिए उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। आज कुछ सपोले वहां खड़ा होकर के ब्राह्मणवाद से आजादी के नारे लगाते हैं। तो कैंपस छोड़ देना चाहिए। दलित समाज के बच्चे कई ये तर्क देते हैं कि आप बार बार अलग अलग मंचों से कहते हैं कि सभी यूनिवर्सिटी स्वर्णों का देन है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप दलितों का वहां शोषण करेंगे कैंपस में। शोषण कहाँ होता है? शोषण कहाँ होता है? एक बात बताइए, अगर हम शोषक होते, अगर सवर्ण समाज शोषक होता तो आप कैंपस में घुस ही नहीं पाते ना। आपकी हिम्मत हो जाती कैंपस में, आप हमसे आजादी के नारे लगा देते। हम शोषक नहीं, हम पोषक हैं। हम सबका पोषण कर रहे हैं कि हमारे आप भाई हैं, और किसी कारण से आप में अशिक्षा रह गई या आप पिछड़ गए किसी कारण से, तो हम हाथ बढ़ा करके पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने किस संकल्प के साथ BHU की स्थापना की, और आज उनकी आत्मा कितनी दुखती होगी कि हमने जिस महान उद्देश्य के साथ इस बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसी के परिसर में हमारे ही खिलाफ में नारे लग रहे हैं। ब्राह्मणवाद के खिलाफ लगाना मतलब पंडित मदन मोहन मालवीय के खिलाफ नारा लगाना, क्योंकि मदन मोहन मालवीय जी दूसरे के घर का पानी भी नहीं पीते थे। उनका जो ब्राह्मणत्व था वो बहुत कठिन था, उनका बहुत कठिन तप था। वो अपने घर का भोजन करते थे, एकांत में भोजन करते थे। भोजन पे किसी की दृष्टि पड़ जाती थी, भोजन का थाल वो छोड़ देते थे, मैं नहीं खाऊंगा। इतना कठिन वो ब्राह्मण धर्म का पालन करते थे। उनकी आत्मा कितनी दुखती होगी। अभी पटना यूनिवर्सिटी में नारे लगे भूरा बाल साफ करो, दिल्ली में नारे लगे तिलक तराजू। तो यूजीसी के आड़ में जिस तरह के नारे लग रहे हैं, ये क्या दर्शाता है? मैंने आपको कहा ना कि ये यूजीसी के आड़ में वामपंथी अपना एजेंडा फलीभूत कर रहे हैं। जिस लड़के ने नारा लगाया भूरा बाल साफ करो का पटना विश्वविद्यालय में, हिंदू समाज उसको समर्थन नहीं करता है। हिंदू समाज के लोग उसका समर्थन नहीं करते हैं। या फिर उस जिसने भूरा बाल साफ करो का नारा लगाया, अगर उसको पटना विश्वविद्यालय में घुस करके हम मारेंगे या मान लीजिए हमने उसका कत्ल भी कर दिया, तो क्या बिहार में जातीय वैमनस्यता फैल जाएगी? ऐसा नहीं है। बहुजन समाज के लोग कह रहे हैं कि ये जातीय विद्वेष फैला रहा है। बिहार को आप फिर से 90 के दशक में ले जाना चाहते हैं क्या? ये बिहार में 90 का दशक वाला अब स्थिति बनाने का प्रयास कीजिएगा तो आपको कुचल दिया जाएगा ना। दूसरा कोई बाद में मारेगा, पहले हम गला काट देंगे जा करके। अगर 90 का आप राजनीति करना चाहिएगा, मंडल का मंडल लाना चाहिएगा, अगड़ा पिछड़ा करना चाहिएगा, तो हम सकल हिंदू समाज के पोषक हैं। हम सकल हिंदू समाज के कल्याण की भावना रखने वाले लोग हैं। हम चाहते हैं कि एक शूद्र भी उतना ही सीना तान करके चले जितना एक क्षत्रिय सीना तान के चलता है, और कोई किसी के मर्यादा का अनर्गल अतिक्रमण नहीं करे। जिसकी जो मर्यादा है अपने मर्यादा में रहे। क्षत्रिय भी अपने मर्यादा में रहे, ब्राह्मण भी अपने मर्यादा में रहे, और शूद्र भी अपने मर्यादा में रहे, वैश्य भी अपनी मर्यादा में रहे। सब अपनी मर्यादा में, ना हम अपनी मर्यादा से बाहर निकले ना वो अपनी मर्यादा से बाहर निकले। लेकिन ये इन फर्जी कानूनों के सहारे फलीभूत होने वाला यूजीसी लागू हो गया तो फिर क्या करेंगे आप लोग? क्योंकि मोहन भागवत भी अब कह रहे हैं कि सबको मानना चाहिए। हिंदू समाज को मोहन भागवत को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, गंभीरता से उस व्यक्ति को नहीं लेना चाहिए। मुझे लगता है कि उस व्यक्ति की कोई CD या कुछ इस तरह का कुछ एप्स्टीन टाइप का कुछ किसी ने रख लिया है, ब्लैकमेल करा के उनसे कुछ कुछ बुलवा रहे हैं। और ऐसा सिर्फ मोहन भागवत जी के साथ नहीं है, ऐसा भारत के कई बड़े दिग्गज नेताओं के साथ है। क्योंकि वो चुनाव में कहते हैं हम गौहत्या बंद करेंगे, चुनाव के बाद वो बीफ कंपनियों को बढ़ावा देते हैं, जिसका मतलब आपकी CD है किसी के यहाँ, गौ तस्करों के यहाँ, बड़े कोई इमाम के यहाँ आपकी CD बंद है, जिसके माध्यम से आप ब्लैकमेल हो रहे हैं। तो कुछ ऐसा ही चल रहा है। और ये यूजीसी जो है ये हिंदुओं का डेथ वारंट है। ऐसा नहीं कि सवर्ण समाज का डेथ वारंट है। अगर सवर्ण समाज नहीं रहेगा, चारों वर्णों में से किसी एक वर्ण को आप खत्म कर देंगे तो क्या बचेगा हिंदू समाज में? हमारे यहाँ राजतंत्र की क्या व्यवस्था थी? एक राजा के यहाँ जो राजा होता था उसके यहाँ 3 ब्राह्मण मंत्री होते थे।
8 क्षत्रिय मंत्री होते थे, 13 वैश्य मंत्री होते थे, 3 शूद्र मंत्री होते थे, 1 सूत मंत्री होते थे, 3 जो क्षत्रिय होते थे वो रक्षा विभाग वगैरह संभालते थे, ये 3 ब्राह्मण शिक्षा का विभाग संभालते थे, 8 क्षत्रिय होते थे, ये रक्षा कर इत्यादि विभाग संभालते थे, वाणिज्य विभाग संभालते थे, वैश्य समाज के जो हमारे बंधु हैं व्यापार वगैरह, जो लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और मध्यम उद्योग था, ये 3 विभाग संभालते थे हमारे 3 शूद्र मंत्री, और 1 सूत जो होते थे वो सांस्कृतिक मंत्रालय संभालते थे। इतनी बृहद कल्पना थी हमारे। अभी भी जाति के अनुसार ही किसी को कोई पद मिलेगा, या कोई भी जो काबिल होगा वो बैठेगा। हमारे यहाँ ये पूरी व्यवस्था थी कि वर्ण का अतिक्रमण नहीं करना है, कर्म संकरता नहीं आनी चाहिए। ब्राह्मण का काम शिक्षा देना है तो शिक्षा आप दीजिए, इसके अनुसार राजतंत्र में मनुस्मृति में व्यवस्था थी। क्षत्रिय का काम शासन करना है, टैक्स वसूलना है, रक्षा करना है, आप उतना ही कीजिए। एक था ना कि 12 बरस ले कुकर जीवे, 13 बरस ले सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे तो जीवन पे धिक्कार। 18 साल से ज्यादा कोई क्षत्रिय जीता ही नहीं था। आप जिस क्षत्रिय के घर में जाइए पहले राजतंत्र में, और उस क्षत्रिय के घर में कोई विधवा नहीं मिले तो समझ लीजिए यहाँ नपुंसक कायर रहते हैं, क्योंकि वो युद्ध नहीं लड़ा। ये राजतंत्र की बात है, जब हमारा देश चारों तरफ से चुनौतियों से घिरा होता था। लेकिन आज हम विकृत हो गए। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण विकृत हुए तब तो शूद्र विकृत हुआ, समाज का सिर ही विकृत हो गया ना, तब ना शूद्र और वैश्य विकृत हुए, क्षत्रिय विकृत हुए। तो आपके अनुसार कोई दलित समाज का आदमी पूजा पाठ या मंदिर में पुजारी बन सकता है, या हो सकता है या नहीं हो सकता, या कथा वाचन कर सकता है या नहीं? नहीं, देखिए, शूद्र वर्ण के लोगों को मनुस्मृति के अनुसार ये नहीं करना चाहिए, ये ब्राह्मणों का कर्तव्य है। लेकिन ब्राह्मणों का साथ में ये भी कर्तव्य है, सुनिए, शूद्र का कर्तव्य है कि वो जितना चाहे धन अर्जित कर सकता है, लाखों करोड़ों। ब्राह्मण का कर्तव्य है कि वो 1 हफ्ते से ज्यादा का धन संचय नहीं करे। ये मनुस्मृति का मेरा बात, ये सभी संविधान से चल रहा है ना, मनुस्मृति से थोड़ी। यही तो दुर्भाग्य है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप शूद्र को कहेंगे कि तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम व्यास पीठ पर बैठो, नहीं सिर्फ श्रवण करो, तो ब्राह्मण का भी ये कर्तव्य है कि वो 1 हफ्ते से ज्यादा का धन संचय नहीं करे। ब्राह्मण के घर में जब धन होता है ना, तो उसको धन ऐसे बहाना चाहिए जैसे नौका के अंदर पानी भरने पर नाविक नौका से पानी निकालता है ना, उस प्रकार से ब्राह्मणों को अपने घर से धन को तत्काल दान करना चाहिए। 1 हफ्ते से ज्यादा का धन संचय नहीं हो रहा ना, ये पालन इसीलिए कर रहे हैं ना कि ब्राह्मण विकृत हो गए तब तो बाकी सब तीनों वर्ण विकृत हुए। इसका दोष भी ब्राह्मणों पे ही जाएगा ना। लेकिन अभी रुचि तिवारी की जिस तरह की घटना हुई, आपको लगता है कि आप सही हुआ या गलत हुआ? क्योंकि कई लोग एक वर्ग है जो मानता है सही हुआ, क्योंकि वो आंदोलन को कमजोर करने के लिए लगातार वहां जाकर आंदोलन में उग्र कर रही थी आंदोलन को, पानी मिला करके, जिस तरह से वीडियो में साक्ष्य है। ठीक बात है। कोई अगर उस तरह की उदंडता का परिचय दे तो उसका भी एक तरीका होता है। देखिए, हमारी संस्कृति में माताओं का सम्मान करने की भावना है, माताओं का सम्मान होना चाहिए, बहनों का सम्मान होना चाहिए। उसका ये तरीका नहीं है कि आप उनके वस्त्रों के साथ छेड़छाड़ करेंगे, आप उनके शरीर के साथ छेड़छाड़ करेंगे, ये नहीं है। जो टाइटल पूछ रहे थे वहां पे, ये टाइटल पूछ के जाति पूछ का विरोध कर रहे थे। ये मैंने कहा ना कि वामपंथियों का एजेंडा फलीभूत हो गया है ना मोदी जी के कारण। मोदी जी ने वामपंथियों का एजेंडा पूरा फलीभूत कर दिया। ये हिंदुत्व थोड़े है, ये तो वामपंथ है। ये तो लेफ्ट वाला पूरा एजेंडा ये ला करके और हम लोगों पे थोप रहे हैं।